तो आज हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन को। ठीक है, तो पढ़ेंगे यूनिट नंबर 7 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो इसमें हमें जो चैप्टर पढ़ना है पहले वो देख लेते हैं। हमें पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, फिर हमें पढ़ना है सेकंड चैप्टर में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, फिर हमें पढ़ना है इवोल्यूशन। तो बहुत लोगों का मानना ये होता है कि जेनेटिक्स जो है हार्ड है ना। तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, अगर आप किसी भी चैप्टर को अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छे से उसके कंसेप्ट पता होंगे तो वो चैप्टर हार्ड नहीं होता। कोई भी चैप्टर आप ले लो जो आपको हार्ड लगता है, इसमें क्या है कि चेंज चलता है। कोई सीनियर से अगर किसी ने सुन लिया कि हाँ ये चैप्टर हार्ड है बेटा, इसको ठीक से पढ़ना, तो उसके भी मन में आ जाएगा कि मैं भी अपने जूनियर को यही बताऊं कि वो चैप्टर हार्ड है, इसे ठीक से पढ़ना। तो ऐसे ही करते करते सबके मन में ये आ जाता है कि इसे ठीक से पढ़ना है क्योंकि ये चैप्टर बहुत हार्ड है। तो चैप्टर तो आपको ठीक से ही पढ़ना है, बट हार्ड नाम की ऐसी कोई चीज़ आपको दिखने नहीं मिलेगी जब आप अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि जेनेटिक्स में आखिर है क्या। इसे हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे। देखो एनसीईआरटी पढ़ने का ये तरीका है कि आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ो और पता होना चाहिए कि कहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, किस टॉपिक से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, नहीं तो अगर ये नहीं पता होगा तो आप बस पढ़ते जाओगे, फिर पता ही नहीं चलेगा। इतना सारा पढ़ लिया यार, क्या पढ़ा कुछ समझ में नहीं आएगा, इधर उधर हो जाएगा सब कुछ, है ना। तो इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। तो शुरू करते हैं हम जेनेटिक्स से। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जो कि हमारा जेनेटिक्स 1 है, इससे हम शुरू करते हैं, और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो कि हमारा जेनेटिक्स 2 है, फिर हम इस पे आएंगे। तो आज के इस वीडियो में, इसकी 2-3 वीडियो बनेगी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की। तो आज के इस वीडियो में हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस तक पढ़ेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद से फिर दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो हर एक यूनिट में एक साइंटिस्ट को डिस्क्राइब किया जाता है, जैसे हर यूनिट में होता है। तो इसमें जो साइंटिस्ट को डिस्क्राइब किया गया है वो है हमारे जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। तो इनका जो बहुत बड़ा रोल था वो हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे, जो कि डीएनए डबल हेलिक्स के मॉडल को इन्होंने प्रपोज किया था, है ना। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल को प्रपोज किया था। तो यहाँ से पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ेंगे। जेम्स वाटसन जो थे वो शिकागो में जन्म लिए थे 6 अप्रैल 1928। तो 6 अप्रैल 1928 को इनका जन्म हुआ था। फिर इन्होंने बीएससी की डिग्री ली जूलॉजी से, और इन्हें बर्ड वॉचिंग में बहुत इंटरेस्ट था। फिर उसके बाद जब ये मैच्योर हुए तो इनकी जो डिज़ायर है वो जेनेटिक्स पढ़ने में हो गई, है ना। इनकी जो डिज़ायर है वो जेनेटिक्स पढ़ने में हो गई। और फिर इन्होंने एक्सरे जो बैक्टीरियोफेज के मल्टीप्लिकेशन के लिए था, उन पे इन्होंने पीएचडी किया था। ठीक है, 1950 में। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कब पीएचडी किया था कब नहीं किया था, ये बस अपने नॉलेज के लिए, बस इनका जन्म कब हुआ था। फिर जब ये क्रिक से मिले, फ्रांसिस क्रिक से जब इन्हें मिले, तो दोनों की जो सोच थी, दोनों को ही बहुत मज़ा आता था। किसमें मज़ा आता था? सॉल्व करने में डीएनए स्ट्रक्चर को। दोनों को ही मज़ा आता था, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक दोनों को मज़ा आता था। तो दोनों ने मिलकर बहुत सारे अटैम्प्ट लिए इसमें। पहला अटैम्प्ट लिया जो कि अनसेटिस्फाइड था, तो सेकेंड अटैम्प्ट इन्होंने लिया कि उसमें एक्सपेरिमेंट्स, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने बढ़ा दिए और सब सिग्निफिकेंट एक्सपेरिमेंट किए। तो वहाँ से क्या पता चला, है ना, वहाँ से क्या पता चला? तो न्यूक्लिक एसिड लिटरेचर इनकी, इसके बारे में पता चला। उन्होंने बताया न्यूक्लिक एसिड लिटरेचर के बारे में। फिर उसके बाद जो कि एक बेस बन गया था किसके लिए? कम्प्लीमेंट्री डबल हेलिक कन्फिगरेशन के लिए। ठीक है, एक बेस बन गया था ये जो न्यूक्लिक एसिड लिटरेचर था, ये बेस बन गया। फिर आफ्टरवर्ड्स इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। फिर उसके बाद मेन जो इससे निकल कर आया, ठीक है, वो क्या था? वो था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, द डबल हेलिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड द रेप्लिकेशन स्कीम। तो रेप्लिकेशन स्कीम को भी इन्होंने समझाया था, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है, अपने भी एनसीईआरटी में आप सभी अंडरलाइन कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, लिख लेंगे, जैसा भी आपको सही लगे वैसा कर लेंगे, बट इसको रिमेंबर करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम वेल प्रिपेयर पहले से रहें तो फिर सही होता है। तो अब पढ़ते हैं हम टेक्स्ट में क्या दिया है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में सबसे पहले जो हम पढ़ने जाएंगे वो है मेंडल्स लॉ इनहेरिटेंस। ठीक है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को हम पढ़ेंगे, मेंडेलियन जिसे बोलते हैं, मेंडलिज्म जिसे बोलते हैं, उसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, फिर पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, फिर सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। फिर हमारा चैप्टर जो है जेनेटिक्स फर्स्ट का ख़त्म। उसके बाद अभी जो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में और इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन के बारे में, और बाकी जो है वो फिर सब्सिक्वेंट वीडियोस बनते जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अराइज किए गए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि एलिफेंट्स जो है वो जब भी बेबी एलिफेंट्स को, मतलब अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है, तो वो एक एलिफेंट ही क्यों होता, और अगर मैंगो का सीड है तो उससे मैंगो प्लांट ही क्यों निकलता, है ना। ऑफस्प्रिंग जो है वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं या नहीं होते हैं? कभी वो आइडेंटिकल होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कभी उनमें वेरिएशन दिखता है, कभी सिमिलर टाइप के लगते हैं, कभी नहीं लगते हैं। तो इन सब का बेसिस क्या है, लॉजिक क्या है इन सब के पीछे? तो यही सारे क्वेश्चंस जहाँ पर डील होते हैं साइंटिफिकली, उस ब्रांच, बायोलॉजी के उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजी के उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं।
दिस सब्जेक्ट डील्स विथ द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो हम देखेंगे पहले यहाँ पर 2 वर्ड्स के बारे में बताया गया है। वीडियो नंबर 1 में मैंने ये वर्ड्स को डिफाइन किया था, यहाँ पे भी मैं एक छोटा सा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि पहले इनहेरिटेंस के बारे में बताया गया है। इनहेरिटेंस क्या है? प्रोसेस है किसी भी कैरेक्टर को, जैसे कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग अगर कोई कैरेक्टर जाता है, तो कोई भी कैरेक्टर ले लेते हैं, जैसे हेयर कलर, ठीक है। अगर हम इस कैरेक्टर को लेते हैं हेयर कलर, ठीक है, तो हेयर कलर को अगर हम लेते हैं तो ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग जाता है, ये कैरेक्टर अगर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग जा रहा है तो इस प्रोसेस को, इस जाने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इनहेरिटेंस हम उस प्रोसेस को कहते हैं जब कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है। और वेरिएशन हम किसे कहते हैं? वेरिएशन कैरेक्टर के उस डिग्री को कहते हैं जब जो है पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग से डिफरेंट होता है, पेरेंट्स जो है ये ऑफस्प्रिंग पे डिफरेंट होता है। जैसे इसका जो हेयर कलर है वो है ब्लैक, ठीक है, इसका जो हेयर कलर है वो है ब्लैक, और इसका जो उसके ऑफस्प्रिंग का हेयर कलर है वो है ब्राउन, है ना, ब्राउन है। तो ये जो ब्लैक और ब्राउन है ये क्या है? ये वेरिएशन है ना, ये वेरिएशन है। ज़रूरी नहीं है ये पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में ही हो, बहुत सारे इंडिविजुअल, जैसे कि आप अपने फ्रेंड को अगर कंपेयर करें तो बहुत सारे वेरिएशन मिल जाएंगे, एक नहीं हज़ारों वेरिएशन मिल जाएंगे दोनों में, है ना। तो पॉपुलेशन में अगर किसी भी 2 ऑर्गेनिज्म को हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें वेरिएशन दिख रहा है तो कैरेक्टर की वजह से दिख रहा है। जो कैरेक्टर इनहेरिटेड हुआ है उसमें उसके पेरेंट्स से हुआ है या तो किसी और रीज़न से हुआ है, ठीक है, वो कैरेक्टर का डिग्री उसमें वेरी कर रहा है, तो वो है वेरिएशन। तो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दिया है टेक्स्ट में। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एनसीईआरटी ने लिख दिया है कि पेरेंट्स से प्रोजेनी अगर कोई कैरेक्टर जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, ये हेरिडिटी का बेसिस है। अब हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी वो कैरेक्टर है, ठीक है, हेरिडिटी कैरेक्टर है जो कि ट्रांसफ़र होता है। जैसे हेयर कलर, ये हेरिडिटी कैरेक्टर है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र हो रहा है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? उस प्रोसेस को हम कहेंगे इनहेरिटेंस, ठीक है। तो हेरिडिटी पास हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इनहेरिटेंस। और हेरिडिटी क्या होता है? वो कैरेक्टर होता है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक पास होता है। वेरिएशन, वेरिएशन इज डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनसीईआरटी ने ये लाइन भी लिख दिया है कि वेरिएशन क्या है? वो डिग्री है ना, वो डिग्री है जब प्रोजेनी अपने पेरेंट्स से वेरी करता है। बहुत सारे कैरेक्टर जो है उसमें अलग अलग पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वेरिएशन। तो यहाँ पर ये दोनों जो वर्ड है ये आप जहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है वहाँ पे आप सब कुछ लिख लेंगे, ताकि जब शॉर्ट नोट्स पढ़ने की बारी आएगी, जब टाइम कम और पढ़ना ज़्यादा रहेगा तो उसको देखकर, उसको पढ़कर रिवीजन किया जा सकता है और काफ़ी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप लिखते भी रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि कहाँ पे एनसीईआरटी के किस पार्ट में क्या चीज़ दिया है ना। तो इससे एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ईजी हो जाएगा, फिर आपको कोई भी चैप्टर हार्ड नहीं लगेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे टेक्स्ट में। ह्यूमन न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 8000 टू 1000 BC, ठीक है। तो 8000 और 8000 से 1000 बिफोर क्राइस्ट, तो ह्यूमन को पता था, इसके बारे में पता था दैट वन ऑफ द काउज ऑफ वेरिएशन वाज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें कुछ ना कुछ तो मिस्ट्री है जिसके कारण वेरिएशन आ रहा है। ये तो इंसानों को पहले से पता था कि अगर कोई वेरिएशन आ रहा है तो उसका कारण कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम मान सकते हैं, क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जहाँ तक बात है तो इंसानों को उस टाइम भी पता था कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आ रहा, क्योंकि जो पेरेंट्स है और ऑफस्प्रिंग है दोनों ही आइडेंटिकल होते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था, दोनों ही आइडेंटिकल होते हैं। तो इनका कंक्लूजन ये निकलता था कि जो वेरिएशन आ रहा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही मिस्ट्री छुपी हुई है इसकी। दे एक्सप्लॉइट द वेरिएशन दैट वेयर naturally present in the wild population of the plants and animal to selectively breed and select for organism that possess desirable characters। तो उन्होंने फिर उसको क्या करना शुरू कर दिया? एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया अपने फ़ायदे के लिए, उन्हें एक्सप्लॉइट करने लगे। जो भी वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स थे, है ना, जो भी वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स थे जिसमें वो नेचुरली कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, उसको इंसान फिर क्या करने लगे? शोषित करने लगे अपने ही फ़ायदे के लिए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं साहिवाल काउस का, ठीक है ना। इसमें जो एग्जाम्पल दिया है हमारे एनसीईआरटी में वो है साहिवाल काउस का, जो साहिवाल काउ जो पंजाब में पाया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में 2 कैरेक्टरिस्टिक आप जान लेंगे। पहला, एक मिनट, हाँ, पहला कैरेक्टर जो है ये हाई मिल्क यील्डिंग, ठीक है। पहला कैरेक्टर जो है वो हाई मिल्क यील्डिंग है, और दूसरा कैरेक्टर जो है इसका साहिवाल काउस का वो है रेजिस्टेंस टू हीट, ठीक है। वो क्या है? रेसिस्टेंस टू हीट, क्योंकि ये जो पंजाब के बहुत ही गर्म क्षेत्र रहते थे वहाँ पे पाए जाते थे, तो इन्वायरमेंट में हो सकता है कोई चेंज आया हो,
है ना, जिसके कारण ये जो है हीट रेजिस्टेंट हो गया। तो ये जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी वो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक थी, क्योंकि मिल्क भी हाई यील्ड चाहिए होता और हीट रेजिस्टेंट है तो उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता हीट से, है ना, ज़्यादा मेंटेन भी नहीं करना पड़ता। तो ये एग्जांपल याद रखेंगे जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं हम। वी मस्ट हाउएवर रिकॉग्नाइज दैट दो आर एंसेस्टर न्यू अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ characters and variation, they had very little idea about the scientific basis of this phenomena। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि इंसानों को पहले पता था कि जो वेरिएशन है वो कहीं ना कहीं आ रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, मगर उन्हें ये नहीं पता होता था कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आ रहा है तो इसका लॉजिक क्या है, कैसे ये आ रहा है, कैसे ये अपने पेरेंट्स से प्रोजेनी में कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, ये कुछ भी नहीं पता था। बस हाँ, इतना पता था कि जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है, जितने भी डिज़ायरेबल ट्रेट है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं। तभी इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया प्लांट्स एंड एनिमल्स को अपने फ़ायदे के लिए, है ना। अब हम पढ़ते हैं मेंडलिज्म। तो बहुत सारे साइंटिस्ट इसके ऊपर आए थे ये पता लगाने कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो उनमें से जिसका रीज़न सक्सेसफुल हुआ था, जिन्होंने बहुत बड़े स्केल पे एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को, ठीक है, कि कैसे किस प्रोसेस से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स पास होते हैं, इसको प्रूव करने वाले थे मेंडल। तो मेंडल के बारे में हम पढ़ते हैं, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखते हैं कि मेंडल ने क्या लॉ दिया था, है ना। पहले ये जान लेंगे कि मेंडल ने 7 ईयर तक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। मेंडल ने 7 ईयर्स तक एक्सपेरिमेंट किया था और 7 कैरेक्टर्स पे एक्सपेरिमेंट किया था। ये जो साइड में एनसीईआरटी के साइड में ये कैरेक्टर्स दिए हैं, ये सारे कैरेक्टर्स, ठीक है, इन पे इन्होंने स्टडी किया था। तो ये टोटल मिलाकर 7 कैरेक्टर थे और 7 ईयर्स तक इनका एक्सपेरिमेंट चलता रहा था, है ना। तो सारे कंक्लूजन निकल पाए थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी दैट हेडवे वॉज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये मिड 19th सेंचुरी की बात है जब इस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को एक पाथ दिया गया, एक आगे बढ़ने का रास्ता दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? ग्रीगर मेंडल के द्वारा, है ना। ग्रीगर मेंडल के द्वारा दिया गया था। इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी, जिसे हम पाइजम सेटाइवम भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? पाइजम सेटाइवम, ठीक है। तो ये आपको मॉर्फोलॉजी में भी मिल जाएगा, पाइजम सेटाइवम हम इसे कहते हैं, गार्डन पी को। इन पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 7 साल, 7 ईयर्स तक एक्सपेरिमेंट किया था फ्रॉम 1856 टू 1863। तो ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इन्होंने कब स्टार्ट किया और कब लास्ट किया था, है ना। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। एंड प्रपोज्ड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और फिर बताया कि किस प्रोसेस से कैसे जो है वो कैरेक्टर पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होते हैं। ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन इनटू द इनहेरिटेंस pattern, it was for the first time that statistical analysis and mathematical logic were applied to the problems in biology। तो उस टाइम फर्स्ट टाइम था जब बायोलॉजी के फील्ड में उन्होंने अप्लाई किया था स्टैटिकल डाटा और मैथमेटिकल लॉजिक्स को, स्टैटिस्टिक्स को उन्होंने यूज़ किया था और मैथमेटिक्स को यूज़ करके उन्होंने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, ठीक है, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। कैसे सॉल्व किया था वो आगे देखेंगे। तो इनका ये बहुत बड़ा डिमेरिट भी था क्योंकि उस टाइम जितने भी साइंटिस्ट थे उतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे कि वो समझ पाएँ कि हाँ बायोलॉजी में मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स को यूज़ कर सकते हैं। बट अभी जो है अभी ये माना जा सकता है, अभी आराम से मैथमेटिक्स यूज़ हो रही है बायोलॉजी में, बट पहले ऐसा नहीं था। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था मेंडल का, है ना, मेंडल के एक्सपेरिमेंट का। हिज एक्सपेरिमेंट हैज़ ए लार्ज सैम्पलिंग साइज, ये बहुत बड़ा मेरिट था। ये जो है लार्ज सैम्पलिंग साइज का ये बहुत बड़ा मेरिट था कि बहुत बड़ा सैंपल इन्होंने लिया था, बहुत बड़ा सैंपल साइज लिया था, जिसके कारण एक्सपेरिमेंट करने में आसानी होती थी, है ना। तो विच गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डेटा दैट ही कलेक्टेड, ठीक है। तो इसके लिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो ग्रेटर क्रेडिट मिला मेंडल को वो इसके लिए ही मिला था कि लार्ज सैम्पलिंग साइज है तो हम आराम से कैरेक्टर्स को देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ स्मॉल सैम्पलिंग साइज है तो उसमें क्या होता है कि कुछ दूर तक तो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, कुछ दूर तक एक्सपेरिमेंट भी काम कर रहा है, बट उसके बाद जो है उसके बाद एक्सपेरिमेंट फेल होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा मेंडल के साथ नहीं था क्योंकि लार्ज सैम्पलिंग साइज होने के कारण वेरिएशन को देखा जा सकता था बड़े स्केल पे, है ना। फिर आगे हम देखते हैं ऑल्सो द कन्फर्मेशन ऑफ हिज इंटरफेरेंस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑन सक्सेसिव जनरेशन ऑफ हिज टेस्ट प्लांट्स। तो उन्होंने टेस्ट प्लांट किसको बोला? टेस्ट प्लांट जो भी कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले प्लांट प्योर लाइन वाले उनको जो उसको लिया था उसको उन्होंने बोला टेस्ट प्लांट, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि उस टेस्ट प्लांट पे उन्होंने देखा सक्सेसिव जनरेशन में और कन्फर्मेशन दिया, ठीक है, कन्फर्मेशन दिया कि ऐसे ही जो है इनहेरिट हो रहा है कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन, और प्रूफ दैट
his result pointed to general rule of inheritance rather than being unsubstantiated ideas. तो जब उन्होंने इतना सारा एक्सपेरिमेंट किया और प्रूफ कर दिया कि देखो भाई, ये जो कुछ भी हो रहा है, जो भी कैरेक्टर पेरेंट्स से प्रोजेनी में पास हो रहे हैं, है ना, जितने भी कैरेक्टर पास हो रहे हैं, वो सारे कैरेक्टर जो है वो जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो कर रहे हैं, ना कि बेकार के आइडियाज़ को। जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस को वो फॉलो कर रहे हैं और ना ही बेकार के आइडियाज़ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो सारे जो सुपरस्टिशंस थे, अंधविश्वास था, इन्होंने बहुत हद तक दूर कर दिया था। आगे, मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट दैट वेयर मैनिफेस्टेड एज टू अपोजिंग ट्रेड्स, टॉल ड्वार्फ प्लांट, येलो एंड ग्रीन सीड्स, ठीक है। तो क्या हुआ कि गार्डन पी पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इन्वेस्टिगेट क्या किया कि देखो जो भी कैरेक्टर है, ठीक है, उसका दो अपोजिंग ट्रेड है, या तो टॉल होगा या तो डॉर्फ होगा, या तो येलो सीड प्रोड्यूस कर रहा है या तो ग्रीन सीड प्रोड्यूस कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे कैरेक्टर थे, बट एज एग्जाम्पल टॉल एंड डॉर्फ एंड येलो एंड ग्रीन सीड, है ना। दिस अलाउ हिम टू सेट अप a basic framework of rules governing inheritance which was expanded on by later scientists to account for all the diverse natural observation and complexity in the inheritance in them. तो ये जो कंक्लूजन दिया था उन्होंने, उसके बाद जितने भी साइंटिस्ट आगे इसके बारे में, इसके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना शुरू किए, तो वो सारे साइंटिस्ट को क्या हुआ, आराम से उसके कम्प्लेक्स बिहेवियर को पढ़ सकते थे उस रूल के अनुसार, उस रूल को फ्रेमवर्क करके। ये जो था, ये बेसिक आइडिया था जो मेंडल ने दिया था, ठीक है ना, ये बेसिक आइडिया था जो मेंडल ने दिया था, जिसके कारण जो है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ना बहुत ही ईजी हो गया था। मेंडल कंक्लूडेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। अब ये ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स क्या है, जो जनरेशन टू जनरेशन अगर हम उसको इंटरब्रीड कराते जाएँ, अब मतलब इनब्रीड कराते जाएँ अपने ही स्पीसीज़ के साथ, तो फिर उसके बाद जो स्टेबल उसका कैरेक्टर होगा, फिर उसको हम मान लेंगे वो ट्रू ब्रीडिंग लाइन है ना। तो पी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। अगर कोई टॉल प्लांट है, अगर हम उसको फिर आगे वाले जनरेशन में करा दिए तो फिर वो डॉर्फ हो गया, तो वो ट्रू ब्रीडिंग तो हुआ नहीं। तो ट्रू ब्रीडिंग कौन हुआ? ट्रू ब्रीडिंग वही हुआ जो आगे भी टॉल रहे और उसके आगे भी टॉल रहे और उसके आगे भी टॉल रहे, तो वो प्योर ब्रीड बोल सकते हैं या फिर ट्रू ब्रीडिंग लाइन भी बोल सकते हैं। ए ट्रू कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन सो द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन, ठीक है, तो मैंने बता दिया। मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज़, 14 सेलेक्ट किया था इन्होंने, 14 पी प्लांट वेराइटी को सेलेक्ट किया था और कैरेक्टर लिया था 7 कैरेक्टर में हर एक में 2 ट्रेट थे। जैसे कि अगर टॉलनेस की बात करें तो टॉलनेस में क्या था, एक टॉल था और एक ड्वार्फ था, ठीक है। और हम बात करें अगर यहाँ पर 7 कैरेक्टर के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सीड शेप के बारे में, तो ये एक राउंड था और एक रिंकल्ड था। रिंकल्ड वाला तो था वो रिसेसिव था। सीड कलर के बारे में बात करें तो येलो था और ग्रीन था। फ्लावर कलर के बारे में बात करें तो वॉयलेट और वाइट। पोड शेप के बारे में बात करें तो फुल और कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो यहाँ पर डायग्राम से भी आपको समझाया गया है ताकि ऐसे कन्फ्यूज़न ना हो कि हाँ पॉड कलर बोल रहा है तो हम किसे लेंगे, है ना, सीड कलर बोल रहा है तो हम किसे लेंगे, पॉड शेप बोल रहा है तो किसे लेंगे। यहाँ पे पॉड कलर में ग्रीन और येलो, तो ये याद रखना है कि ग्रीन जो है यहाँ पे ये डोमिनेंट रेट है, ये ग्रीन जो है ये डोमिनेंट रेट है। आप लिख लो, आप हाईलाइट कर लो, जो भी कर लो, बट इसको याद रखो, जो पॉड कलर है उसमें ग्रीन जो है वो क्या है, हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सीड कलर में, ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग होता है, तो सीड कलर में येलो जो है वो क्या है, वो डोमिनेंट है और ग्रीन जो है वो रिसेसिव है ना। बाकी में कन्फ्यूज़न नहीं आएगी, बस ये दोनों में ही कन्फ्यूज़न आ सकती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्लावर पोजीशन में एक एक्सियल जो कि एक्सिस पर हो जाएगा और एक टर्मिनल जो कि टर्मिनल पे होता है, ठीक है ना। एक एक्सियल होगा और एक टर्मिनल। ये जो देख रहे हो लास्ट फ्लावर जो है ये क्या है, ये टर्मिनल फ्लावर है। बट यहाँ पर देख रहे हो लास्ट कोई फ्लावर नहीं है, ये एक्सिस पर ही फ्लावर हो रहा है, ठीक है ना। एक्सिस पर ही होंगे और ऊपर भी एक्सिस पर ही होंगे, टर्मिनल पर कोई फ्लावर नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सियल जो फ्लावर है वो है हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर और जो टर्मिनल फ्लावर है वो है हमारा रिसेसिव कैरेक्टर। आगे हम देखते हैं as pair which are similar except for one character which is contrasting trait। तो जैसे ही पी प्लांट लिया था इन्होंने तो सारे सेम थे, बट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट जो अलग था उसके अनुसार इन्होंने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट को लिया था, जो कि 7 कैरेक्टर्स इन्होंने लिया था, है ना। सम ऑफ द कंट्रास्टिंग ट्रेट सेलेक्टेड वेयर स्मूथ और रिंकल्ड सीड। तो यहाँ पर बता दिया गया कि क्या क्या लिया गया था, ठीक है। तो आप टेबल में देख सकते हैं कि क्या क्या लिया गया था यहाँ पे आराम से, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक टेबल दिया गया है एनसीईआरटी में, और इसके साथ साथ एक चीज़ और लिखेंगे जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, अपने एनसीईआरटी में सब लिख लेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो सारे लोग लिखेंगे इसको, है ना। एक मिनट, हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले तो स्टेम हाइट, ठीक है ना। स्टेम हाइट जो है इसमें टॉल और ड्वार्फ होगा, ठीक है, टॉल और ड्वार्फ होगा। और ये जो है ये 4th क्रोमोसोम्स पे
फोर्थ क्रोमोसोम्स पे अटैच होता है, फोर्थ क्रोमोसोम पे अटैच होता है। फिर हम फ्लावर कलर के बारे में बात करते हैं तो ये वॉयलेट और वाइट होता है, और ये जो होता है ये फर्स्ट क्रोमोसोम पे अटैच होता है, ये फर्स्ट क्रोमोसोम पे अटैच होता है। फिर अगर हम बात करें फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल होता है ना, फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, और ये फोर्थ क्रोमोसोम पे अटैच होता है। पोड शेप के बारे में बात करें तो ये इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, और ये भी फोर्थ क्रोमोसोम पे अटैच होता है। फिर अगर हम बात करें पोड कलर और ग्रीन और येलो होता है, और ये जो होता है ये फिफ्थ क्रोमोसोम पे अटैच होता है। फिर हम बात करें शीट शेप के बारे में जो कि राउंड और रिंगल्ड है, ये सेवन्थ क्रोमोसोम पे अटैच होता है। और अगर हम बात करें सीड कलर के बारे में तो ये फर्स्ट क्रोमोसोम पे अटैच होता है। ठीक है, तो इसको याद करने की टेक्निक अभी हम देखते हैं कैसे हम इसको याद करके रख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले ये जो स्टेम हाइट है ना, पहले आप देख लो कि यहाँ पर जो 3 कैरेक्टर हैं, ठीक है, यहाँ पर दिए हुए 3 कैरेक्टर जो हैं वो फोर्थ क्रोमोसोम पे है, और एक कैरेक्टर जो है वो फिफ्थ क्रोमोसोम पे, और एक सेवन्थ पे और फर्स्ट पे। तो आप देख सकते हैं कलर वाले जितने हैं, ठीक है, ये फ्लावर कलर और सीड कलर, और एक और कलर है पोड कलर, है ना। तो ये जो कलर वाले हैं जितने, पहले तो याद रखना है कलर वाले फर्स्ट पे आते हैं, ठीक है, कलर वाले फर्स्ट पे आते हैं, बट पोड कलर इसका एक्सेप्शन है, ठीक है, ये याद रखना आपको। पोड कलर जो है पोड P4 5, आपको याद रखना है P4 5, ये बस याद करने की ट्रिक और कुछ नहीं है ना। P4 5 मतलब फिफ्थ क्रोमोसोम, ठीक है, ये जो है फिफ्थ क्रोमोसोम पे है। बाकी जो कलर वाले हैं ये फर्स्ट क्रोमोसोम पे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि आपको एक ही याद करना होगा, वो है शीट शेप, ठीक है। शीट शेप को याद कर लो जो कि राउंड और रिंकल्ड है, ये है सेवन्थ क्रोमोसोम पे, ठीक है। तो शीट शेप जो है ये है सेवन्थ क्रोमोसोम पे, बस इसको याद कर लो। और फिर ये पोड कलर का तो आपको पता है कलर का क्या हो जाएगा, कलर का हो जाएगा फर्स्ट क्रोमोसोम, ये फर्स्ट क्रोमोसोम पे है सारे कलर वाले। और एक जो है पोड कलर, ये है P4 5 पोड कलर, और इसमें देखेंगे कि ये फिफ्थ क्रोमोसोम पे है। और एक जो है सीड शेप, ये है सेवन्थ क्रोमोसोम्स पे, बाकी सारे जो है वो फोर्थ क्रोमोसोम पे है। तो इस तरीके से आसानी से इसको याद किया जा सकता है। अगर आपकी कोई अलग ट्रिक है तो आप उसे याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस मुझे जो सही लगा मैंने बता दिया। अब आगे पढ़ते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ one such hybridization experiment carried out by Mendel, where he crossed tall and dwarf pea plant to study the inheritance of one gene. He collected the seed produced as a result of this cross and grew them generate plants of first hybridization generation. This generation is called filial progeny or F1. Mendel observed that all F1 progeny plant were tall. ठीक है, तो इसको मैं समरी के रूप में बता देता हूँ। यहाँ पर हुआ क्या था, ठीक है, ये एक मिनट। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हुआ क्या था कि इन्होंने 2 प्लांट लिया था, ठीक है ना, एक टॉल था और एक डॉर्फ था। तो ये जो टॉल प्लांट था और ये ये टॉल प्लांट था और ये डॉर्फ प्लांट था, इनका इन्होंने क्रॉस करा दिया। एक चीज़ और याद रखेंगे, है ना, कि जब भी क्रॉस होगा तो हम हमेशा पेरेंट के बारे में बात करेंगे। जब भी अगर क्रॉस वर्ड यूज़ करते हैं हमेशा पेरेंटल कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। और जब भी सेल्फिंग करवाएंगे तो ये पेरेंट का जो भी प्रोजनी बनेगा, ठीक है, ये जो भी प्रोजनी बनेगा उसके साथ उसी का अगर हम क्रॉस कराएंगे तो वो हमारा सेल्फिंग कहलाएगा, क्रॉस नहीं कहलाएगा, ठीक है, वो हमारा सेल्फिंग कहलाएगा। देखो एग्जाम्पल में एग्जामिनर ऐसे फंसाता है कि वो दे देगा F2 जनरेशन में टॉल और ड्वार्फ है, ठीक है, F2 जनरेशन में टॉल और ड्वार्फ है। अब पूछेगा ये जो प्रोजनी हुए हैं इसका क्रॉस जो है वो क्या है, ठीक है, क्रॉस फिनोटाइप क्या है या क्रॉस जीनोटाइप क्या है। अगर जीनोटाइप दिया तो जीनोटाइप पूछेंगे, अगर फिनोटाइप दिया तो फिनोटाइप पूछेंगे। और ये दिया है इन्होंने F2 जनरेशन का, ठीक है ना। ये ध्यान से देखो, अगर हम देखेंगे कि ये जो सेल्फिंग है इसका अगर हम आंसर दे देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं देना है। क्रॉस अगर करवा रहे तो हम पेरेंटल कैरेक्टर के बारे में बात करें, क्रॉस करवा रहे तो हम पेरेंटल कैरेक्टर के बारे में बात करें तो हम ये आंसर में देंगे, ठीक है, एक टॉल और एक डॉर्फ। क्योंकि देखो यार F2 जनरेशन में तो सारे के सारे टॉल है ना, F2 जनरेशन में तो सारे के सारे टॉल हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो क्या करके आते हैं, वो देकर आते हैं कि ये F2 जनरेशन वाले ही देकर आते हैं ना, वो F2 जनरेशन वाले देकर आते हैं, जो कि आंसर गलत हो जाता है। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना है, ध्यान में रखना है, याद रखना है कि कहाँ पर मिस्टेक हो सकती है ना। तो ये वाला पार्ट जो है वो खुद से आप पढ़ लेंगे कि फिर सेल्फिंग कराया गया। तो आगे मैं ये वाला पढ़ देता हूँ कि मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड F1 को वो फिर से सेल्फ पॉलिनेटेड कराया गया। फिर उसके बाद F2 जनरेशन को प्रोड्यूस किया गया जिसमें ऑस्प्रिंग जो थे वो एक डॉर्फ था, ठीक है। F1 जनरेशन में तो देखा गया कि सारे के सारे जितने थे वो सारे टॉल थे, और बट F2 जनरेशन में जो था वो एक था जो डॉर्फ था, ठीक है। तो उसका जो प्रोपोर्शन था वो 1:4 यानी कि 1/4 था, ठीक है। 4 प्लांट में एक प्लांट जो था वो डॉर्फ था, है ना। तो आप देखेंगे कि 4 प्लांट का ही यहाँ पर सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था, वो बहुत सारे प्लांट लिए थे, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पर निकाला गया है, ठीक है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म निकालकर यहाँ पर लिखा गया, ऐसा नहीं कि वो 4 प्लांट के साथ ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, है ना। ऑफ F2 जनरेशन F2 प्लांट वाइल 3/4 ऑफ द F2 प्लांट वेयर टॉल। तो फिर देखा गया कि फिनोटाइप अभी देख रहे हैं ना, जीनोटाइप नहीं देख रहे हैं, फिनोटाइप देख रहे हैं कि जो 3/4 प्लांट था, मतलब वो जो 4 प्लांट में 3 प्लांट था वो क्या था, वो सारे के सारे टॉल थे। बट वो जो एक प्लांट था वो डॉर्फ निकल गया। कब निकला? F2 जनरेशन में निकला। किसके सेल्फिंग से निकला? F1 जनरेशन वाले सेल्फिंग से निकला, है ना। फिर
द टॉल एंड द डॉर्फ ट्रेट वेयर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट टाइप एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। अब देखो यार ब्लेंडिंग क्या होती है ना, ब्लेंडिंग के बारे में देखते हैं। देखो इसको यहाँ से समझो, ब्लेंडर जो होता है हमारे घर पे मिक्सी होती है वो ब्लेंडर होता है ना, उसे ब्लेंडर बोलते हैं। तो वो जो ब्लेंडर होता है वो करता क्या है, वो सब चीज़ों को मिक्स कर देता है। तो यहाँ पे भी जो है तात्पर्य वही है, ठीक है ना, बताना वही चाह रहे हैं कि जो ब्लेंडिंग हो रहा है तो किसी भी दो कैरेक्टर का ब्लेंडिंग नहीं हो रहा है। जैसे कि ये टॉल है ना, टॉल को अगर हम डॉर्फ के साथ क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है, डॉर्फ के साथ अगर हम क्रॉस करवा रहे हैं तो ये इंटरमीडिएट नहीं दे रहा है, कोई इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट नहीं दे रहा, ठीक है ना। ये दोनों हाइट के बीच में किसी का भी हाइट नहीं है। इसका मतलब क्या है, ब्लेंडिंग नहीं हो रही है ना, ब्लेंडिंग नहीं हो रही है। तो अब आगे देखते हैं क्या है, दैट ऑल द ऑफस्प्रिंग वेयर ईदर टॉल, या तो वो टॉल थे या तो डॉर्फ थे, नन ऑफ द देम आर इन बिटवीन हाइट, कोई भी इंटरमीडिएट हाइट के या बीच वाले हाइट के नहीं थे, है ना, या तो वो टॉल थे या तो वो डॉर्फ थे। सिमिलर रिजल्ट्स वेयर ऑब्टेन व्हेन द अदर ट्रेट दैट ही स्टडीड ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट आर एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन। ठीक है, तो एक ही जो है वो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता था। यानी कि इनका कहने का क्या मतलब था कि देखो यार, अगर टॉल प्लांट है, ठीक है ना, टॉल प्लांट है और इसका डॉर्फ के साथ करवाया गया, एक मिनट, ये टॉल प्लांट है, ठीक है, इसका डॉर्फ के साथ अगर करवाया गया है, क्रॉस करवाया गया है ना, तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो F2 जनरेशन, इसमें हम F2 जनरेशन के बारे में बात करेंगे क्योंकि F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल आएंगे, है ना। तो F2 जनरेशन के बारे में अगर बात करते हैं तो उसमें हमारा टॉल भी आ रहा है, उसमें हमारा डॉर्फ भी आ रहा है। तो ये तो पेरेंटल कैरेक्टर है ना, ये दोनों तो पेरेंटल कैरेक्टर है। तो उसमें एक टॉल एक डॉर्फ और बाकी तीन जो है वो टॉल आ रहे हैं। ऊपर में हमने पढ़ा था कि एक जो है वो डॉर्फ आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ब्लेंडिंग नहीं शो हो रही है ना, कैरेक्टर्स में कोई ब्लेंडिंग नहीं शो हो रही है। जैसे है वो पेरेंटल कैरेक्टर बाद में वो दिखा रहे हैं, ठीक है ना, F1 में नहीं दिखा रहे क्योंकि F1 में सारे के सारे टॉल आए हैं, ठीक है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, इससे धीरे धीरे ये कंक्लूजन निकलेगा कि कोई तो कैरेक्टर है जो कि डोमिनेंट है एक कैरेक्टर पे, है ना, और जब वो रिसेसिव फॉर्म में आता है F2 जनरेशन में, तब वो अपना कैरेक्टर फिर से दिखाने लगता है। यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो बताया था मेंडल ने, उस पर हम आ रहे हैं धीरे धीरे। तो पहले यहाँ पर देखेंगे, बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन मेंडल प्रपोज्ड समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास डाउन, ठीक है, जो कि अनचेंज था पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में थ्रू गैमेट्स ओवर सक्सेसिव जनरेशन। ही कॉल्ड देम एज ए फैक्टर नाउ, जिसको हम लोग अभी जीन्स बोलते हैं ना। तो पहले उसको वो फैक्टर बोलता था, ठीक है ना, कोई तो फैक्टर है जो कि पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में स्टेबल फॉर्म में जा रहा है ना, जो कि बाद में फिर पेरेंटल फॉर्म को एक्सप्रेस कर रहा है, बट वो क्या है वही पता करने की कोशिश उन्होंने की थी। तो अभी हम उस जो फैक्टर उन्होंने बोला था उसको अभी हम क्या कहते हैं, अभी हम कहते हैं जीन, है ना, जीन कहते हैं। और नाम किसने दिया था, जॉनसन ने दिया था। इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट तो आप लिख सकते हैं, जॉनसन ने नाम दिया था जीन। उसके बाद जीन्स देयरफॉर आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, वो है जीन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, तो वो है जीन। जीन ही है जो कि पास होता है, जो कैरेक्टर पास होता है, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। और उसके अगर यूनिट के बारे में बात करें तो वो है हमारा जीन, ठीक है। दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई भी कैरेक्टर अगर एक्सप्रेस कराना है तो जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करने के लिए। जीन्स विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज एलील। अब देखो यार एलील क्या है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर मैं समझाऊँ, कैपिटल टी एक जीन है, ठीक है, टॉलनेस का एक जीन है, टॉलनेस का यहाँ पर देखेंगे एक जीन है टॉलनेस का एक जीन है जिसमें कैपिटल टी भी है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी है। सॉरी, इसको पहले लिखना चाहिए, है ना। तो अभी देखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी भी है, ठीक है। तो ये दोनों ही जीन जो है वो क्या दिखाते हैं, वो टॉलनेस दिखाते हैं। तो इसमें दो हैं जो, ठीक है, ये कैपिटल टी, ठीक है, एक तो हो गया कैपिटल टी और एक है स्मॉल टी। तो ये हाइट को दिखाने वाले दो जीन है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये दोनों जो है ये क्या कहलाएंगे, एलील, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, एलिल्स। इन्हें हम क्या कहेंगे, एलिल्स। और ये जो टॉलनेस को दिखाएंगे, वो जो टॉलनेस हो जाएगा वो एक कैरेक्टर है, उसको हम कहेंगे जीन, उसको क्या कहेंगे, जीन, है ना। फिर यहाँ पे आगे हम देखते हैं, इफ़ यू यूज अल्फ़ाबेटिकल सिंबल फॉर ईच जीन देन कैपिटल लेटर इज़ फॉर, ये तो पहले ही हमने देख लिया था फर्स्ट वाले वीडियो में। कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे डोमिनेंट के लिए और जो स्मॉल लेटर है वो हम क्या यूज़ करेंगे, रेसेसिव के लिए। तो यहाँ पर अभी डोमिनेंट और रेसेसिव वर्ड यूज़ नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आप जब भी पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना, आप ये पूरे पैराग्राफ को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो F1 जनरेशन है, आप ध्यान से देखो, अभी मैं दिखाता हूँ, देखो, है ना। तो ये जो F1 जनरेशन है इसमें आप देख सकते हो कि टॉल ही टॉल है, इसमें कोई भी डॉर्फ वैरायटी नहीं है। तो वाजिब सा बात ये निकल के आता है कि अगर हम टॉल और डॉर्फ, प्योर लाइन टॉल और प्योर लाइन डॉर्फ को अगर हम क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में जो हमारा निकलेगा,
ठीक है, वो टॉल ही निकलेगा, यानी कि सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस्ड होगा, ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस हो रहा है, कोई भी रिसेसिव कैरेक्टर नहीं हो रहा है। तो हम एक दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि जो F1 जनरेशन वाले हैं सारे, उसको हम कैपिटल लेटर से दिखाएंगे, उसके कैरेक्टर को हम कैपिटल लेटर से दिखाएंगे, और जो F2 जनरेशन में जो एक निकला था 1/4, ठीक है, 1/4 जो निकला वो क्या है, वो हमारा डॉर्फ है, तो उसको हम क्या कह देंगे, इसको हम स्मॉल लेटर से दिखाएंगे, है ना। तो अगर आप ये पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें 2 टर्म के बारे में और बताया गया, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, जो वीडियो नंबर 1 में मैंने बता दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो वीडियो नंबर 1 को आप देख लें, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस को मैंने वहाँ पे बताया है। डोमिनेंट रेसेसिव, अभी मैंने डोमिनेंट रेसेसिव के बारे में भी बता दिया कि डोमिनेंट और रेसेसिव क्या होते हैं। तो ये वाली लाइन को आप पढ़ लेंगे पूरा, है ना, अपने से। अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर कमेंट सेक्शन में आप लिख देंगे, तो रिप्लाई आपको मैं दे दूंगा, है ना। आगे हम पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर एक कैरेक्टर को अगर हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं, ठीक है ना, टी प्लांट हेटेरोजाइगस फॉर जीन कंट्रोलिंग 1 कैरेक्टर हाइट, एक ही कैरेक्टर को अगर हम ले रहे हैं तो ये जो होता है ये मोनो हाइब्रिड होता है, ठीक है। एंड द क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इज ए मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो ये आप देख सकते हैं कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसको हम लोग मोनो हाइब्रिड बोलते हैं। मोनो मीन्स एक, हाइब्रिड मतलब एक ही कैरेक्टर का हाइब्रिड बन रहा है, तो वो मोनो हाइब्रिड हो गया। और जो क्रॉस अगर हम करवा रहे हैं, क्रॉस हमेशा पेरेंट्स के बीच में होता है, ठीक है, क्रॉस हमेशा पेरेंट्स के बीच में। तो क्रॉस किसके किसके बीच में हुआ होगा, क्रॉस ये कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में हुआ होगा, तभी हमारा एक हाइब्रिड जो है वो प्रोड्यूस हुआ, जिसको हम लोग कैपिटल टी स्मॉल टी कहते हैं, है ना। तो ये जो क्रॉस है इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि एक कैरेक्टर को कंसिडरेशन में लेकर किया गया है। फिर हम देखते हैं आगे क्या है। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट द रेसेसिव पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस विदाउट एनी ब्लेंडिंग इन F2 जनरेशन। तो आप देख सकते हैं कि कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई, ठीक है। अगर देखो मान लो ब्लेंडिंग हो जाती है ना, अगर ब्लेंडिंग का फील नहीं आ रहा तो आप समझो कि मान लो ब्लेंडिंग हो जाती, ये दोनों में ब्लेंडिंग हो जाती, तो इसका मतलब क्या था कि ये जो कैरेक्टर्स है ये ब्लेंडेड कैरेक्टर्स है ना, जो अब अलग नहीं हो सकते। देखो यार, अगर मिक्सर ग्राइंडर में अगर कुछ तुम ग्राइंड करते हो, है ना, तो क्या होता है, वो मिक्स हो जाता है अच्छे से, फिर तुम अब उसको अलग करने के लिए निकालोगे तो वो तो अलग होगा नहीं ना। तो यहाँ पर अगर ब्लेंडिंग हो जाती है ना, तो क्या हो जाता है, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी यही एक कैरेक्टर रहता, जो फिर आगे भी यही चलता रहता। तो फिर आगे वाले जो जनरेशन रहते उसमें भी सारा टॉल ही होता। बट मेंडल ने क्या देखा कि आगे वाला जो जनरेशन था यानी F2 जनरेशन था, उसमें 3 टॉल है और 1 डॉर्फ है। इसका मतलब जो एक रेसेसिव ट्रेट था वो बिना ब्लेंडिंग के F2 जनरेशन में शो हुआ, है ना, वो बिना ब्लेंडिंग के F2 जनरेशन में शो हुआ। वी कैन इन्फेर दैट when the tall and the dwarf produce gamete by the process of meiosis, ठीक है। तो आपको पता है कि मतलब जो भी गैमेट फॉर्मेशन होगा वो मियोसिस से होगा, क्योंकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड प्लांट है ये, पाइसम सेटाइवम, तो इसमें मियोसिस के थ्रू गैमेट फॉर्मेशन होगा। एंड द एलिल ऑफ द पेरेंटल पेयर सेपरेट और सेग्रीगेट। तो जो एलिल होगा पेरेंट्स का वो सेपरेट होगा, सेग्रीगेट होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर फील नहीं आ रहा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दो कैपिटल टी है, इससे निकलेगा एक टी और इससे निकलेगा एक टी, ठीक है। ये एक टी इससे और एक टी इससे, ये देखो 2 गैमेट्स बनेंगे, बट मैं एक गैमेट्स को दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। मान लो, ठीक है, लो 2 गैमेट्स बन रहे हैं, ठीक है, ये 2 गैमेट्स बनेंगे, तो ये दोनों आपस में करेंगे पहले, फिर ये 2 आपस में क्रॉस करेंगे, फिर इनका ये जो इसका और इसका होगा, फिर इसका और इसका होगा, ठीक है। तो आपस में सबका क्रॉस होगा। तो आप ये पुनेट स्क्वायर से देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है कि पहले ये दोनों का क्रॉस होगा, फिर ये दोनों का होगा, फिर वो दोनों का होगा, फिर ये दोनों का होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि सेग्रीगेशन हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैपिटल जो आपस में सेग्रीगेट हो गए, और डॉर्फ का जो है स्मॉल टी वो भी आपस में सेग्रीगेट सेपरेट हो गए, है ना। और फिर दोनों अलग अलग तरीके से क्रॉस कर रहे हैं, और फिर बाद में जो है वो पेरेंटल कैरेक्टर दिख रहा है ना। इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, अभी आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कंक्लूजन निकल रहा है। एंड ओनली 1 एलिल इज ट्रांसमिटेड टू गैमेट, और एक ही एलिल जो है वो गैमेट में ट्रांसफर होता है ना, या तो वो कैपिटल टी हो या तो स्मॉल टी हो। दिस सेग्रीगेशन ऑफ एलिल इज ए रैंडम प्रोसेस एंड सो देयर इज 50% चांस ऑफ गैमेट कंटेनिंग ईदर एलिल एज हैज़ बीन वेरीफाइड बाय द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग। तो हम देख सकते हैं कि दोनों का चांस कितना है, 50-50% है, ठीक है। अगर हम बात करें, एक मिनट, हाँ, अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये जो टॉलनेस का है इसमें 2 है, टी और टी, और ये जो डॉर्फनेस का इसमें भी 2 है, एक स्मॉल टी एक कैपिटल टी। तो अगर हम सबको मिला दें तो सब हो जाएंगे ये 100% और ये 100% ट्रू, है ना। तो इसका अगर एक पार्ट टी ये गैमेट में जा रहा है तो ये तो इसका 50 पार्ट हुआ, है ना। ये अगर 100% है तो ये इसका 50% हुआ, और ये इसका 50% हुआ, ठीक है, और ये भी 50% हुआ, यानी कि 50% ही गैमेट में कैरेक्टर्स जाते हैं, है ना। 50% ही गैमेट में कैरेक्टर जाते हैं और क्रॉस करते हैं। तो अगर पूछे कि कितना % चांस है बनने का टॉल, तो हम बोलेंगे 50%, ठीक है। और कितना % है डॉर्फ बनने का, तो हम बोलेंगे 50%, ठीक है। इसमें जीनोटाइप में पूछते हैं अगर कि कैपिटल टी स्मॉल टी बनने का कितना चांस है, तो 50%, कैपिटल टी बनने का कितना चांस है, तो 50%, और स्मॉल टी बनने का कितना चांस है, तो 50%।
तो यहाँ पर दिखाया गया होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ठीक है, फिर से हेटेरोजाइगस को दिखाया गया है। तो आप देख लेंगे कि जाइगस मीन्स क्या होगा, जाइगोट, ठीक है। जाइगोट में अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो वो क्या कहलाएंगे, हेटेरो मीन्स अलग अलग, ठीक है, दोनों कैरेक्टर्स अलग अलग है, एक टॉल एक डॉर्फ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे हेटेरोजाइगस। उस जाइगोट को हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कुछ, कि ये जो चेकर बोर्ड मेथड से सॉल्व कराया था, किसने कराया था, ये पुनेट स्क्वायर इसे बोला जाता है, और रिग्नाल्ड पुनेट जो है इन्होंने ही दिया था ये पुनेट स्क्वायर, ठीक है। देखो यार, इस पुनेट स्क्वायर में एक चीज़ और देखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि ये पुनेट स्क्वायर तो अभी तो ये डायगनली रखा है ना, डायगनली रखा है, बट अगर ये इसको फ्लिप कर दिया जाए, ठीक है, इस पुनेट स्क्वायर को फ्लिप कर दिया जाए, और ये जो सेक्शन है, रुको मैं बता रहा हूँ, ये जो सेक्शन है ये वर्टिकली सेक्शन बन जाए और ये हॉरिजेंटली सेक्शन बन जाए, ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल, तो हम हमेशा याद रखेंगे, हमेशा याद रखना, हमेशा ये जो हॉरिजेंटल सेक्शन है यहाँ पे मेल गैमेट रखा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मेल गैमेट्स रखा जाए, और ये जो वर्टिकल सेक्शन है यहाँ पे फीमेल गैमेट्स को रखा जाएगा, ठीक है, वर्टिकल सेक्शन है यहाँ पे फीमेल गैमेट को, तो याद रखना हॉरिजेंटल सेक्शन मेल और वर्टिकल सेक्शन फीमेल, है ना, ठीक है। आगे हम देखते हैं, द पुनेट स्क्वायर शोज दैट पेरेंट टॉल जो है कैपिटल टी मेल अगर हम लेंगे और स्मॉल टी फीमेल लिए, तो बस वही दिखाया गया है कि अगर हम मेल लेते हैं तो उसको इस सिंबल से डिनोट करेंगे, अगर फीमेल लेते हैं तो इस सिंबल से डिनोट करेंगे, और जो ऊपर में जो भी शो किया गया था, जो मैंने बताया, ठीक है, तो उसी के अनुसार से यहाँ पर इस पैराग्राफ में पूरा दिया हुआ है। आप इसे एक बार पढ़ लेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, है ना, फिर मैं इसे अलग ही वीडियो में समझा दूंगा और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बता दूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर देखो, अगर हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, कि अगर तुम्हें ये फीमेल सिंबल है और ये मेल सिंबल है, इसको याद करने में अगर तुम्हें दिक्कत होता है तो मैं देखो एक ट्रिक बताता हूँ, है ना, जिसे भी दिक्कत होता है, हो सके बहुत को दिक्कत हो सके बहुत को दिक्कत ना हो, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फीमेल फॉर एफ फॉर फीमेल, ठीक है ना, एफ फॉर फीमेल, और ये जो प्लस का साइन है वो एफ में आता है, तो ये जो पोर्शन है वो फीमेल, ठीक है, ये जो पोर्शन है वो फीमेल, और बाकी जो ये जो बचेगा वो तो मेल है, दो ही सिंबल होते हैं। तो ऐसे ही हम याद रखेंगे, मेल और फीमेल को आराम से याद हो जाएगा, डरने की बात नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा F2 जनरेशन था, देखो भाई, अब यहाँ पर जो बताया गया वो मैं शॉर्ट में यहाँ पे समझा देता हूँ, कि कैपिटल टी इसको क्रॉस करवाए स्मॉल टी से, तो F1 जनरेशन में क्या निकला, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये निकलेगा F1 जनरेशन में, ठीक है, ये F1 जनरेशन में। और अगर हम F2 जनरेशन के बारे में बात करें तो F2 जनरेशन में क्या निकलेगा, अगर हम इसको ही सेल्फ करा दिए इसके ही साथ, तो F2 जनरेशन में यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर होगा कैपिटल टी, यहाँ पर कैपिटल टी और एक होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये दो होंगे, ये इंटू 2, ये दो होगा, और एक होगा स्मॉल टी, ठीक है, तो ये एक होगा। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर आपको अभी भी फील नहीं आ रहा है तो मैं देखो बताता हूँ अब, है ना, एक मिनट, यहाँ पर इस वाले पेज में यहाँ पर मैं बताता हूँ क्या चक्कर है। देखो, ये है कैपिटल टी, इसको क्रॉस करवा दिया स्मॉल टी से, तो ये जो एक ये बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, फिर ये बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, फिर ये इसके साथ, सॉरी इसके साथ तो मैच कर गया ना, इसके साथ नहीं, अरे यार एक मिनट, है ना, फिर से मैं बनाता हूँ। देखो, कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी, ठीक है, ये पहले इसके साथ मैच करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, फिर ये इसके साथ मैच करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये जो पार्ट है ये इसके साथ मैच करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, फिर ये पार्ट इसके साथ मैच करेगा तो क्या बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो ये तो है F1 के बारे में बात कर रहे हैं हम, F1 के बारे में, ठीक है। तो F1 में आप देख सकते हैं कि चारों का चारों जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि हाइब्रिड बना है, ठीक है। और अगर हम F2 के बारे में बात करते हैं तो नीचे हम F2 के बारे में बात करते हैं कि दोनों को सेल्फिंग करवा देंगे, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी को हम सेल्फ करा देंगे कैपिटल टी स्मॉल टी से, ठीक है। बट इसके बारे में अगर हम जानेंगे, अगर बोलेगा क्रॉस, तो ये किसका क्रॉस है, कैपिटल टी और क्रॉस स्मॉल टी का क्रॉस है, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स तो वही है और हम यहाँ पे सेल्फिंग करा रहे हैं। तो हम देखेंगे ये कैपिटल टी, ठीक है, फिर इसका इसके साथ, ठीक है, नहीं इसका अभी इसके साथ नहीं करेंगे, रुको फिर से लिखता हूँ मैं, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस, सॉरी सेल्फिंग कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे करवाते हैं तो पहला जो प्रोजेनी बनेगा वो कैपिटल टी बनेगा, फिर अगर हम इसका दूसरे के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, फिर इसका हम पहले के साथ कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, फिर इसका हम इस वाले के साथ कराते हैं तो स्मॉल टी बनेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये है आपका F2 जनरेशन, ठीक है, ये है आपका F2 जनरेशन। तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि ये दोनों जो ट्रेट है, ठीक है, ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं, ये, अरे यार देखो, ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं ये हैं 2 और ये दोनों जो कैरेक्टर ये हैं 1, ठीक है। अब वापस हम टेक्स्ट पे आते हैं, है ना। तो ये आपने देख लिया कैसे है, अगर फील नहीं आया, अभी भी फील नहीं आया तो वीडियो को वापस से देख लो यार, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है हमारा ये बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये जो ये है
देखो इसमें क्या होता है कि 1/2 पार्ट, जो 50% पार्ट हमें लेना है ना, 50% यानी 1/2 हम लेंगे किसका, कैपिटल टी का, और 1/2 लेंगे हम स्मॉल टी का, ठीक है, 1/2 लेंगे कैपिटल टी का और 1/2 लेंगे स्मॉल टी का। देखो ये दोनों ही सेग्रीगेट करेंगे ना यार, अगर हम ऊपर जाकर देखते हैं तो ये दोनों ही सेग्रीगेट करेंगे, है ना, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, यहाँ पर इस वाले पोर्शन में। तो वहाँ से आप अगर नहीं समझ पा रहे तो फिर से उसको देखिए, है ना। तो वहाँ पर जो है हर एक जो है 50% सेग्रीगेट करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 50% यानी कि हाफ कैपिटल टी सेग्रीगेट और हाफ स्मॉल टी सेग्रीगेट। तो अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन में डालेंगे, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है हमारा, ax + by का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर इसका जब एक्सपेंशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी इंटू 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी, ठीक है। ये दोनों को एक बार क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, क्योंकि प्लस में है, ठीक है, तो प्लस में ही दोनों को इंटू कर देंगे, और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो देखो, 1/4 ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी, 1/2 ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी 1/4 ऑफ कैपिटल टी, 1/4 ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी, और 1/4 ऑफ कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चला कि 4 तरह के प्रोजेनी बने थे, ठीक है ना, 4 टाइप्स के प्रोजेनी बने थे, जिनमें से एक पार्ट जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक पार्ट जो है वो क्या है, कैपिटल टी है, यानी कि एक बना था कैपिटल टी डोमिनेंट, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है जो हाइब्रिड शो करता है वो 2 बने थे, ठीक है। 2 कैसे बने थे, देखो यार 4/2, ठीक है, 4/2 सॉरी ये नहीं, एक मिनट, हाँ ये 2/4 बना था, ठीक है, 2 बना था, तो इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो ये आ जाएगा 1/2, तो वही यहाँ पे लिखा है, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। 2 जो है वो बना था हाइब्रिड, ठीक है, 2 बना था हाइब्रिड, 4 में 2 बने थे हाइब्रिड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1/2 जो है वो हाइब्रिड को डिनोट कर रहा है, और 1/4 जो है फिर से 1/4, यानी कि 4 में 1 पार्ट जो है वो स्मॉल टी का था, यानी रेसेसिव का था, तो ये फिर से रेसेसिव को डिनोट कर रहा है ना। तो एक डोमिनेंट, एक रेसेसिव और 2 हाइब्रिड, ठीक है। तो जो जीनोटाइपिक रेशियो आएगा वो आएगा 1:2:1, है ना, बस ये जीनोटाइपिक रेशियो आएगा। मेंडल सेल पॉलिनेटेड F2 जनरेशन, फिर वो F2 जनरेशन को सेल पॉलिनेटेड किया, कंटिन्यू जनरेशन डॉर्फ F3 एंड F4 जनरेशन, ठीक है। तो जब उसको फिर से सेल्फिंग किया गया, ठीक है, तो डॉर्फ मिलने लगा, डॉर्फ प्लांट मिलने लगे। इसका मतलब क्या था, उसने कंक्लूजन दिया दैट द जीनोटाइप ऑफ डॉर्फ वाज होमोजाइगस, ठीक है, क्योंकि जब भी होमोजाइगस होगा तभी तो वो एक्सप्रेशन अपना शो कर पाएगा, नहीं तो वो फर्स्ट वाले में भी शो कर सकता था, ठीक है। देखो फर्स्ट वाले में कहने का मतलब क्या है कि अगर इसको अच्छे से समझो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं समझोगे तो पूरी जेनेटिक्स नहीं समझ में आएगी। तो देखो यार फर्स्ट F1 जनरेशन जो था इसमें क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये होमोजाइगस नहीं होता, अगर ये रेसेसिव का जो जीन है ये होमोजाइगस नहीं होता, तो ये यहाँ पे भी तो डॉर्मेंसी शो करना चाहिए था, सॉरी डॉर्फिज्म शो करना चाहिए था, यहाँ पर भी तो ये डॉर्फ होना चाहिए था, बट यहाँ पर तो ये डॉर्फ नहीं है, यहाँ पर तो टॉल्व है। यानी कि ये जब भी होमोजाइगस रेसेसिव कैरेक्टर है, मतलब जब भी होमोजाइगस में आएगा ये रेसेसिव कैरेक्टर, तभी ये अपने आप को शो कर पाएगा कि ये डॉर्फ है ना। फिर आगे का कंक्लूजन देखते हैं। फ्रॉम द प्रीसीडिंग paragraph it is clear that though genotypic ratio can be calculated using mathematical probability by simply looking at the phenotype, ठीक है, phenotype को देख के हम probability लगा सकते हैं dominant trait का, it is not possible to know the genotype of composition, genotype को पता करना मुश्किल है, ठीक है। अब ये क्या कहा गया यहाँ पर, ये देखते हैं, ठीक है, genotype को पता करना क्यों मुश्किल है, कि अगर तुम्हें कोई फ्लावर दे दिया गया है, ठीक है, अगर कोई तुम्हें छोड़ो, अगर तुम्हें फ्लावर नहीं तुम्हें प्लांट दे दिया गया, ठीक है, यहाँ पर प्लांट बनाता हूँ, अगर तुम्हें कोई प्लांट दे दिया गया है, ठीक है, और पूछा जाए कि ये टॉल दिख रहा है, ठीक है ना, ये टॉल दिख रहा है, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, अरे भाई तुम क्या बोलोगे, इसका जीनोटाइप 2 हो सकता है ना, एक तो कैपिटल टी हो सकता है, एक तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, क्योंकि दोनों तो टॉलनेस को दिखा रहा है ना। तो हम फिनोटाइप से जीनोटाइप नहीं पता कर सकते, बट हम जीनोटाइप से फिनोटाइप पता कर सकते हैं। अगर तुम्हें कैपिटल टी स्मॉल टी दे दिया गया और बोला गया कि इसका फिनोटाइप क्या होगा, तो तुम आराम से बता दोगे ये टॉल होगा, है ना, ये क्या होगा, टॉल होगा। अगर तुम्हें स्मॉल टी दे दिया गया तो तुम आराम से बता दोगे कि ये क्या होगा, ये डॉर्फ होगा, ठीक है, ये डॉर्फ होगा, ठीक है ना, ये डॉर्फ होगा, ठीक है, ये तुम आराम से बता दोगे, बट फिनोटाइप को देख के जीनोटाइप का पता नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये यहाँ से क्लियर हो गया कि फिनोटाइप को देख के जीनोटाइप का पता नहीं लगा सकते, है ना। दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल वेदर ए टॉल प्लांट, ये तो एग्जाम्पल है, वही एग्जाम्पल है, तुम पढ़ लेना एक बार, है ना। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पर, तो उसको जानने के लिए मेंडल ने किया था टेस्ट क्रॉस, तो उसको जानने के लिए मेंडल ने क्या किया था, टेस्ट क्रॉस। देखो यार फील आ जाएगा टेस्ट क्रॉस का क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, अच्छे से देखना तो ही फील आ पाएगा, है ना। पुनेट स्क्वायर भी बनाया था उसने और अच्छे से यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखो इसमें क्या बताना चाह रहे हैं वो, ये जो प्लांट है ये प्लांट लेकर आए कहीं से, ठीक है, कैसे पता चलेगा कि ये डोमिनेंट है या रेसेसिव, ये प्योर लाइन है या नहीं है, ठीक है, इसकी प्योरिटी चेक करनी है। ये जो है ये प्योर है या नहीं है, ठीक है, प्योर मतलब ये प्योर डोमिनेंट है या ये हाइब्रिड है, ठीक है, क्योंकि हाइब्रिड भी जो होगा वो भी वॉयलेट शो करेगा, और जो प्योर डोमिनेंट होगा वो भी वो भी वॉयलेट शो करेगा। तो बस यहाँ पर क्या देखना था, अब देखेंगे आगे कि इसको क्या किया गया, इसको रेसेसिव के साथ क्रॉस करा दिया गया, ठीक है। अब देखो रेसेसिव का पता कैसे चला, ये तो हमें पता था कि रेसेसिव जो है ये क्या है, होमोजाइगस
जाइगस, ठीक है। रेसेसिव क्या था, होमो जाइगस, ठीक है ना, ये रेसेसिव था, होमो जाइगस। तो ये तो हमें पता है कि वाइट जो है ये तो होमो जाइगस होना ही होना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया गया। देखो उस टाइम तो यार डब्ल्यू कुछ था नहीं डब्ल्यू के नाम पे, तो उस टाइम तो मेंडल को अगर वॉयलेट प्लांट मिला है कहीं से, वॉयलेट फ्लावर, तो वो तो यही देखेंगे ना कि ये प्योर है या नहीं है, कैसे पता चलेगा। तो उन्हें तो इतना पता था कि ये जो है वाइट वाला ये होमो जाइगस है, रेसेसिव कैरेक्टर को दिखा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, इसको क्रॉस करा दिया, ठीक है, दोनों बार में क्रॉस करा दिया कि अगर ये डोमिनेंट, देखो अब प्रोबेबिलिटी देखो कितना तगड़ा लगाया था, ये अगर डोमिनेंट है ना, अगर ये डोमिनेंट है, अगर ये क्रॉस करेगा तो ये देखो यार मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जैसा कि हमने देखा था F1 जनरेशन में सब के सब जो थे वो क्या थे, डोमिनेंट थे। तो ये भी डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट, ठीक है। तो सारे अगर वॉयलेट फ्लावर मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये जो है, ये जो अननोन प्लांट है ये क्या है, ये प्योर डोमिनेंट। ये देखो यहाँ पर लिखा है इज होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है ना, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। और अगर ये हाइब्रिड है तो देखो यार इसका F2 जनरेशन आ जाएगा, ठीक है ना, याद करो हाइब्रिड कम, सॉरी F2 जनरेशन नहीं आएगा, ये F2 जनरेशन नहीं आएगा, सॉरी ये F2 जनरेशन नहीं आएगा, है ना। तो अगर हम पुनेट स्क्वायर से इसका क्रॉस कराते हैं, ठीक है, पुनेट स्क्वायर से क्रॉस कराते हैं तो ये जो आएगा ये दोनों मिलेगा, ठीक है, फिर इसमें ये दोनों मिलेगा, है ना। तो जब ये दोनों मिल रहा है तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हाइब्रिड। ये दोनों मिल रहा है तो ये हाइब्रिड, तो ये दोनों तो वॉयलेट है, ठीक है, इससे पता ही नहीं लगा जा सकता है कुछ भी। फिर जब ये स्मॉल वाला है, ये जब क्रॉस कर रहा है स्मॉल वाले से, तब ये दोनों जो है वो क्या दिखा रहा है कि ये दोनों वाइट है, ठीक है, ये दोनों क्या दिखा रहा है, ये वाइट है। वाइट का मतलब क्या है, जब होमोजाइगस होगा रेसेसिव तभी तो वाइट फ्लावर सॉरी तभी तो वाइट फ्लावर प्रोड्यूस होगा, है ना। तो इससे क्या पता चला कि इसके पास एक कैपिटल W है और एक स्मॉल W है, ठीक है। इससे यही पता चला कि इसके पास एक कैपिटल W है और एक स्मॉल W है, ठीक है। तो इससे मेंडल को ये पता लगा कि ये जो है या तो प्योर है या तो हाइब्रिड है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया, रेसेसिव पेरेंट के साथ इसको क्रॉस करा दिया। इस क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस, ठीक है, टेस्ट क्रॉस, ठीक है ना। इस क्रॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। ये जो है एक वैरायटी है बैक क्रॉस का। बैक क्रॉस में दो क्रॉसेस आते हैं, एक आउट क्रॉस, एक टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं, और आउट क्रॉस में क्या होता है कि हम डोमिनेंट पेरेंट के साथ जो है वो क्रॉस कराते हैं, है ना। तो अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख लेना, ऐसे इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी। तो इस बेसिस पे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दो कैरेक्टर, मतलब इन्होंने क्या क्या कंक्लूजन दिया ये हम देखेंगे, है ना, कि ये जो क्रॉस था इसके बेसिस पे इन्होंने क्या क्या कंक्लूजन दिया। तो आप देख सकते हैं पहला जो कंक्लूजन था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। सेग्रीगेशन क्यों था, सेग्रीगेशन मीन्स जितने भी कैरेक्टर है वो क्या है, सेपरेट होते हैं, ठीक है ना, जितने भी कैरेक्टर है वो सेपरेट होते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो 50% का हमारा चांस बनता है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो इस वीडियो में आज तक इतना ही देखते हैं, ठीक है ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस तो इन्होंने दिया था अपने एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड पे। इसका रिवीजन अगर आप फिर से वीडियो देख लोगे, रिवीजन कर लोगे तो फिर ये इजी लगने लगेगा ये चैप्टर, ठीक है। ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, ये बस एक मिथ है कि जेनेटिक्स हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस रिवाइज करते रहो, आप बस स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहो, जेनेटिक ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो आगे हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। आगे हम क्या देखने वाले हैं वो देखते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देख लेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस उसमें देख लेंगे, है ना। उसके बाद हम को डोमिनेंस उसमें देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। तो एक वीडियो जो सेपरेट वीडियो बनने वाला है उसमें ये दोनों कैरेक्टर्स, ये दोनों कंक्लूजन को अच्छे से डिफाइन किया जाएगा। थैंक यू। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, है ना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।